जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे, बल्कि वन पॉइंट एजेंडा होगा सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला। सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A के हवाले से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया है जो कि 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अब इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सियासी जीत करार दिया है और कहा है कि इस फैसले से न सिर्फ मरकज में मखलूत हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाती है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक पंजाब की हुकूमत भी खत्म हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2-3 बुनियादी चीजें कही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है कि पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ नहीं किया जा सकता और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई मूजी मरज के साथ तशबीह दी है और कहा है कि आर्टिकल 63A का मकसद यही है कि सिस्टम में और सियासी जमातों को अदम इस्तेहकाम से दो चार न किया जाए। अब इसकी तशरीह जो है इस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है या मुख्तलिफ हल्के जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा के लिए अदम एतमाद का रास्ता रोक दिया है। यानी कि अगर कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी है या अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो चंद वोटों के सहारे खड़ी है और उस हुकूमत से नाराज हो जाते हैं उसके अरकान, लेकिन उनकी पार्टी पॉलिसी है कि वो अदम एतमाद को वोट नहीं दे सकेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पार्लियामान की जो हुदूद है, जो पार्लियामान की जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर स्टेप इन किया है और जो आइन में प्रोविजन है नो कॉन्फिडेंस की, क्या उसका रास्ता बंद कर दिया है? ये एक बहुत बड़ा कानूनी और सियासी सवाल भी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी ताहियात नाअहली, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी रखी है और ताहियात नाअहली होगी या नहीं होगी, मुद्दत क्या होगी, ये मामला वापस पार्लियामान की तरफ भेज दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दे दिया है कि जो इनहिराफ करके वोट डाला जाएगा वो शुमार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हद तक पंजाब तो हुकूमत खतरे में लगती है क्योंकि वहां पे मुनहरिफ अरकान ने वोट डाला है जो कि शुमार भी किया गया। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस प्रोविंशियल असेंबली पे लागू हो सकती है या नहीं, ये एक और कानूनी बहस है। फिर इलेक्शन कमीशन जो कि पंजाब असेंबली का फैसला सुन रहा है मुनहरिफ अरकान के हवाले से, कल शनीद है कि इलेक्शन कमीशन वहां पे अपना फैसला सुना देगा। अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ हैं कि वो कल पंजाब असेंबली के हवाले से अपना फैसला क्या सुनाता है और क्या पंजाब हुकूमत खतरे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि मरकज में भी शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई है। PTI कह रही है कि सदर असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, फौरन इलेक्शन की तरफ जाएं। मरकजी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत जो कि खास तौर पे इत्तेहादियों के बलबूते पे खड़ी है, 2 वोटों के बलबूते पे खड़ी है, इस हुकूमत को कितना खतरा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं और खास तौर पे जो सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन इत्तेहादी जमात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, वो क्या सोच रही है और इलेक्शन कब होने हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद तवक्को की जा सकती है कि तमाम असेंबलियां बशमूल कौमी असेंबली के डिसॉल्व कर दी जाए? सो इन अहम तरीन सवालात के जो कानूनी भी हैं और सियासी भी हैं, इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबरा जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंतहाई अहम मुलाकात थी, आप उसमें से वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए हैं। वापस आपको इस मुलाकात में जाना है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के फौरन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया है। आप वज़ीर आज़म से मुलाकात में से होके आ रहे हैं, सोच क्या है, अब क्या सोच है? क्योंकि सवेरे भी आपके साथ हमारी नशिस्त हुई। इस फैसले के हवाले से तो बात नहीं है, बहुत सारी बात की जा सकती है कि शायद कौमी असेंबलीज में जो PTI के अरकान थे उसके हवाले से एक रेफरेंस था, तो कौमी असेंबली में तो मुझे नहीं लगता है कौमी हुकूमत के हवाले से कोई फर्क पड़ने वाला है। पंजाब में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, पुराने केसेस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की शक्ल क्या होगी, बहुत सारी बहस है। मुझे मौका भी नहीं मिला इसकी तफसील से उसके बयान को सुनने का, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारे लुकुनाज हैं और इस पर बहुत सारी बहस हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला रेट्रोस्पेक्ट में अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें बड़े अदम एतमाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम जो है वो एक फैसले में तहरीर किया है। बड़े वकला का तो ये कहना है कि नहीं हो सकता है, रेट्रोस्पेक्ट में नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान का सियासी मौक़िफ़ मेरा ख्याल है, ये हम भी ये समझते हैं कि रेट्रोस्पेक्ट में नहीं हो सकता। हम तो ये समझते हैं
کہ اگر کسی نے کسی ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے اس کے نشان پہ حصہ لیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی وفاداری یہی جمہوریت ہے. آپ نے اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑا ہوتا. ہاں آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے اور آپ نے اتحاد کیا ہے تو آپ کے اپنا ایک سیاسی جماعت کا اس کی اپنے نظریے اپنا طریقہ ہے تو اس پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے آپ کہ آپ کسی دوسری سیاسی جماعت جو کہ اتحادی جماعت ہے وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرتی ہے. تو بالکل یہ میرا خیال ہے آئین کے اس آرٹیکل میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. آپ کی تو ڈیفینیٹلی اپنی ایک الگ جماعت ہے, آپ نے اپنا ایک الگ فیصلہ کیا, لیکن یہاں منحرف اراکین کے حوالے سے ہی نہیں, عدم اعتماد کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ انحراف ایک کینسر ہے اور جو انحراف کرتا ہے پارٹی پالیسی سے اس کے خلاف آرٹیکل 63A ایک تحفظ فراہم کرتا ہے. یعنی کہ عدم اعتماد کا بھی ایک طرح سے راستہ سپریم کورٹ نے روک دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹروسپیکٹ پہ نہیں اپلائی ہوگا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز کی حکومت محفوظ ہے. دیکھیں عدم اعتماد جو ہے اس دفعہ بھی کم سے کم وفاق میں تو پی ٹی آئی کی کسی بھی ایک رکن کی ضرورت نہیں تھی نا. تو اگر جو مخلوط حکومتیں ہیں اس میں تو اس بات کے امکانات رہیں گے کہ آپ جب چاہیں عدم اعتماد لائیں. اگر وہ جب مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں تو کسی ایک معاہدے کے تحت ہوتی ہیں, وہ معاہدے پورے نہیں ہو تو چھوڑیں گی. جب چھوڑیں گی اور کئی اتحادی جماعتیں اس حوالے سے ایک پیج پہ ہوں تو عدم اعتماد آ سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے عدم اعتماد کے آپشن کا راستہ مکمل بند نہیں ہوا؟ نہیں ہوا ہے, صرف منحرفین کی حد تک بند ہوا ہے. وہ بالکل صحیح. آپ اپنے بلبوتے پہ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کو کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ کا کوئی ممبر جو آپ کی وجہ سے آپ کے ٹکٹ پہ آپ کے نشان پہ آپ کے جھنڈے میں کے ذریعے منتخب ہوا ہے تو اس کا ضمیر تو پہلے سے جاگنا چاہیے. میرے خیال اس پہ کام ہونا چاہیے. ہر سیاسی جماعت کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا لے, اس پہ جو سائن کرے گا اس کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ ہم آپ کی ٹکٹ لے رہے ہیں وہ جمع ہو جائے الیکشن کمیشن میں. یہی سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ قانون سازی کرے پارلیمان ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے. تو وہ آپ کے نزدیک ایک ایم این ایز کے لیے ٹکٹ دینے سے پہلے صرف کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ کوئی اور بات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ زیر بحث لائی جا سکتی ہیں. ضمیر کا فیصلہ تو آپ کو اس وقت کرنا ہے جب آپ کسی جماعت کا لے رہے ہیں ٹکٹ. اگر آپ کو لگتا ہے وہ چور ہیں, ان کے نظریے صحیح نہیں ہے تو اس وقت فیصلہ کیجئے. آنکھ کھول کے آئیے پھر آنکھ بند کر کے کام کیجئے جناب, یہی طریقہ ہونا چاہیے. لیکن آپ اپنی ایک الگ جماعت ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے اور شرط پہ کیا اگر یہ معاہدے پر عمل درآمد ہوا تو ہم حکومت میں رہیں گے, ورنہ ہمیں جب اس بات کی اجازت ہوگی چلے جائیں. بالکل فیئر پوائنٹ ہے آپ کا. سو اس وقت ایم کیو ایم کا جو معاہدہ ہوا مخلوط حکومت کے ساتھ, بیسیکلی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, بٹ آپ نے ضامن سب کو رکھا ہوا. نہیں, وفاقی حکومت کا الگ ہوا ہے. جی بالکل, اور اس پہ سگنیچر سب کے موجود ہیں. تحفظات ہیں اس معاہدے کے حوالے سے ایم کیو ایم؟ نہیں, اس وقت تو میرا خیال ہے وہاں بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے اس وقت سندھ کے اندر. یہاں پر اپنی مصروفیات ہیں, اس پہ ہی میں نے ان سے کہا تھا کہ اب کچھ چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے, لیکن ٹو ارلی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان معاہدوں میں بیٹھ جائیں. فی الحال ابھی بہت سارے کام ہونے اور دیکھنا ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے اس پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یا نہیں. اس کے لیے تو ہمیں میرا خیال ہے وفاق کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. اور الیکشن کے حوالے سے کل آپ کی جب ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے, اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہہ دیا ہے وزیر اعظم سے, یا آپ کی یہ سوچ ہے کہ جی فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں الیکشن تو میرا خیال ہے 17 اگست 2023 میں ہونے. الیکشن جو ہیں, الیکشن کی ڈیٹ ہے 17 اگست 2023. اس سے پہلے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ حکومت چاہے کہ وہ پہلے الیکشن کروائے, یہ اس کا آپشن ہوتا ہے. لیکن ابھی تو کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں. ان سے بھی ہم نے اس عدم اعتماد میں جانے سے پہلے پوچھ لیا تھا نا کہ کیا آپ کا ہوم ورک ہے, جو حالات ہیں اکنامی کے اور جو کر دیے گئے ہیں, تو اگر یہ ناکامی پی ٹی آئی کے 1.5 سال میں مزید 1.5 سال گزارنے کے بعد آئی تو وہ تو سیاسی تابوت میں جائیں گے سیدھا. تو آپ کیا اس پوزیشن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ مشکل ٹاسک لے پائیں گے؟ اس سے آپ کو جو سیاسی نقصان ہوگا اس کو اپنے آپ نے اندازہ کر لیا ہے. تو سو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں پاکستان سے بڑھ کے تو سیاسی مفادات نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی بھی تذبذب ہے میرا خیال ہے وہ شاید آج جب عدم اعتماد کی ڈسکشن ہو رہی تھی اس وقت آپ کی گفتگو ہوئی پیپلز پارٹی سے ہوئی یا نون لیگ کے ساتھ ہوئی؟ ان سب کے ساتھ بھی ہوئی, لیکن بنیادی طور پہ تو نون کے ساتھ ہی ہونی تھی, ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے.
तो उन्होंने कहा कि हम इसका सियासी बोझ बर्दाश्त करने को तैयार हैं। तो अब मेरा ख्याल है इसमें अब कोई तज़ब्बुब नहीं होना चाहिए। और महंगाई, आलमी मार्केट और आलमी हालात सब इस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि हालात मुश्किल हैं जी। और ये हालात कम से कम पीटीआई तो नहीं संभाल पाती। तो उस लिहाज से शायद ये बेहतर है कि अगर ये लोग संभाल लें, अगर ये हिम्मत हारेंगे तो फिर पाकिस्तान हिम्मत हार जाएगा। आपने कहा कि जब अदम एतमाद की, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जब नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात हो रही थी तो इसी मखलूत हुकूमत ने, खासकर नून लीग ने कहा कि हमें सब चीजों का अंदाजा है और हम ये बर्डन उठाने जाहिर को तैयार हैं। हमें इस पर बात करनी थी, तो पूछना था ना बिल्कुल। कि आपको तो अंदाजा होगा, हमसे ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और ये भी उनको पता था कि अगर वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब भी हो गई तो उनको भी बड़ी थिन मेजॉरिटी होगी ना, 2, 3, 4 सीटों की। सब तो कैलकुलेशन हर तरह की मुश्किल हालात उनके भी जिम्मे आने थे ना। और जिम्मेदारी से आज़ाद होना था उनको, जिनके खिलाफ अदम एतमाद मंजूर होनी थी। वो तो आज़ाद होकर अब जलसे कर रहे हैं। अब वो तो जो वो जिन पे आना था उससे आज़ाद नजर आ रहे हैं और कोई बयानिया भी नहीं बन पाया, थोड़ा लेट हो गए। तो मेरा ख्याल है हिम्मत करनी चाहिए। इस सब की वजह क्या है? आप बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत को हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन नून लीग की तरफ से यही बात सामने आ रही है, ढके छुपे ओपनली तो नहीं, कि जी हम अकेले बोझ नहीं उठा सकते, सबको उठाना पड़ेगा। जनाब हम तैयार हैं, एमक्यूएम उठाने को तैयार है। हम देखिए बोझ के लिए कल मैंने बड़ी वजाहत से बात की और एमक्यूएम ने मीडिया पे बात नहीं की, इससे पहले इनसे भी कर चुके हैं। बोझ उन पे बढ़ाएं जो बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, उस तबके पे ना बढ़ा दें जो कि बिल्कुल अब जीते मरते मरते जिंदगी कर रहा है और जीते जी मौत का जहर पी रहा है। ये आप अवाम के बोझ की बात कर रहे हैं या सियासी बोझ की बात कर रहे हैं? नहीं, गरीब अवाम की, गरीब अवाम की। आप कोई ब्लैंकेट सब्सिडी ना दें, ठीक, आप टारगेटेड दें। जो गरीब हैं वो एहसास प्रोग्राम के जरिए आपके पास उनका डाटा है, आप उनके लिए चाहे कार्ड बना दें। पेट्रोल का मसला है, आप जो मोटरसाइकिल वाले हैं जो जरूरतन अपनी छोटी छोटी नौकरियों के लिए उनको जरूरत है, उनको सस्ता पेट्रोल दें। और जो मजे करें, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनकी बिजनेसेस हैं, उन पे आप बोझ बढ़ा दें। लेकिन खास साहब, दरमियान की मिडिल क्लास भी तो है ना, जो पिछले 3.5 सालों में बहुत ज्यादा पिसी है। उस मिडिल क्लास के लिए क्या सॉल्यूशन? अच्छा, मिडिल क्लास के लिए दूसरा तरीका ये है कि दुनिया भर में एक टैक्स रिटर्न होता है। आप उनकी उन्होंने टैक्स दिया, ठीक, आपने देख लिया कि उनके 2 बच्चे नहीं है, एक के 2 बच्चे हैं, एक के 4 बच्चे हैं, इसको ज्यादा जरूरत है, आप उसके टैक्स कम कर दें। दुनिया भर में यही तरीका है। और उसके लिए आपने जब तक इनडायरेक्ट टैक्स का रास्ता बंद और डायरेक्ट टैक्स को लागू नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी रहेगी। लेकिन एमक्यूएम क्या सियासी बोझ उठाने को तैयार है? आपके कल से मुसलसल मुशावरत हो रही है, अभी भी आपने जैसा बताया भी कि इस वक्त आप इजलास से उठ के आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो वहां पे सोच क्या पाई जा रही है? जो परसेप्शन हमारे हवाले से इतने अरसे 40 साल से रखा है ना, उसका बोझ नहीं लिए फिर रहे हम इतने अरसे से। इलेक्शन लड़ रहे हैं और सच्चाई से घबराना नहीं चाहिए और झूठ से डरना नहीं चाहिए। किसी झूठे बयानिए पे भैया, जिस वक्त ये कहना मुश्किल था कि ये कीमत जो है हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं, आलमी मार्केट की वजह से, कोई रिस्क नहीं रहे, हम तो ले रहे थे कि नहीं, ये इम्पोर्टेड महंगाई है, बाहर के हालात तब्दील हुए हैं। और वो भी कि ये भी जुल्म हो रहा है तकरीबन 30-35 साल से, हर जाने वाली हुकूमत सारा का सारा बोझ अगली हुकूमत के लिए छोड़ दी जाती है। तो लेकिन एमक्यूएम इमरान खान के साथ भी बोझ उठा रही थी और उनके जाने के बाद भी बोझ उठा रहे हैं। जी, बनाया है जिन्होंने मुल्क, उनको तो ये बोझ उठाना ही है। तो आपके लिए तो बोझ वैसे का वैसा ही, क्योंकि हमें थोड़ा आसानी ये है कि एक पढ़ा लिखा हमारा वोटर है, क्योंकि शहरी इलाके का है ज्यादातर, तो ये बात समझता है। अब हम जब मैदान अमल में निकलेंगे, हम पे अगर जो अनदेखी सियासी पाबंदियां हैं बावजूद, अगर वो खत्म हो जाए, यानी कि वो परसेप्शन ही खत्म हो जाए कि कोई हमारे खिलाफ नहीं है, तो फिर देखिएगा कराची का मंजरनामा, और कराची का मंजरनामा तब्दील होगा तो ये बयानिया पूरे मुल्क तक जाएगा। इस पे जरा सा आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आपको इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंडर प्रेशर लग रहे हैं या आपको हुकूमत इनडिसाइसिव लग रही है? अच्छा, लग रही थी, लेकिन आजकल की मीटिंग के बाद मुझे तो लग रहा है किसी नतीजे में पहुंचने जा रहे हैं। हिम्मत करेंगे सब मिलकर। उनके दरमियान इख्तलाफ राय मुख्तलिफ हो तो आदमी परेशान होता है, खुद उनके माहिरीन के दरमियान, उनकी पार्टी के दरमियान। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा है, लेकिन ऐसा होने का असरात नजर आ सकते थे, जो कि लग रहा है कि निकल रही है। और वो
वो इकोनॉमी घबराहट में से निकल गए। इस महंगाई और इकोनॉमी और हालात की वजह से शायद इतने इंगेज थे कि वो बयानिया जो अब सड़क पे नाच रहा है उसको काउंटर नहीं कर सकते, उसको काउंटर नहीं कर सके। तो दूसरों को निकलना चाहिए, हमें इस वक्त किस नतीजे में पहुंच सकते हैं हुकूमत? आपको किस नतीजे की तरफ? मेरा ख्याल है हुकूमत को अपनी सियासत को बचाने के बजाय मुमलिकत को और रियासत को बचाने का फैसला करना चाहिए। हमें पाकिस्तान को दांव पे लगाने के बजाय अपनी सियासत को दांव पे लगा देना चाहिए इस साल 1.5 साल में। या बहुत हम नाकाम हो गए। मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस इलेक्शन में हार जाएंगे, अगले इलेक्शन में फिर जीत जाएंगे। सच्चाई किसी ना किसी वक्त में, और एमक्यूएम जैसी जमात को तो फर्क भी नहीं पड़ता। 93 में कौमी असेंबली में थी ही नहीं, बैकआउट कर गई थी, कोई फर्क पड़ा? लोगों ने कहा एमक्यूएम कराची की रिप्रेजेंटेटिव जमात नहीं है। जो लोग 93 में हम जहां से 1,47,000 वोट लेके जीते थे, वहां से एक बहुत बड़ा नाम 17,000 वोट लेके जीत गया, तो वो तो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सके ना। वो तो कौमी असेंबली में बात ही नहीं कर सके कि वो 17,000 वोट लेके आए, उनसे पहले वाला 1,47,000 वोट था, वो नाराज हुए, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो आप जीत गए। तो जनाब जीत का एक अखलाकी पहलू भी है, सिर्फ अददी पहलू नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बिटवीन द लाइंस। शेख रशीद ने आज कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जी एमक्यूएम ने बड़े सलीके और बड़े तरीके से हुकूमत को छोड़ दिया। ये क्या कि जल्दी इलेक्शन करा दें, ये इस पे बोलो। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम ने हुकूमत को बड़े सलीके और तरीके से छोड़ दिया है। अब एमक्यूएम जो भी कहती रहे वो कहते हैं जिन्होंने छोड़ दिया है हुकूमत को। देखें, ये जो हालात हैं इसका हमें अंदाजा था, और ये भी था। हमारे बहुत सारे लोग कहते थे भाई इमरान खान के साथ इस महंगाई के साथ इलेक्शन में कैसे लड़ेंगे? तो हमने कहा इमरान खान को छोड़ के किसी और के साथ इस महंगाई के साथ कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? अगर पीटीआई की संजीदगी में मौजूद रहती तो हम कहते चलो इनके साथ 1.5 साल गुजार के कम से कम ये तो होगा कि जमहूरियत अपनी सिमत में चलती रही है, उसने अब अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। इसीलिए हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैंने दरख्वास्त की थी कि आपने हमारे हिस्से में 2 वजारतें रखी हैं, हम अमानतन चाहते हैं आप अपने पास रख लें। जब हम देखेंगे कि हम आ सकते हैं तो हम आ जाएंगे आपके पास। तो लेकिन लोगों को शायद एमक्यूएम को कितनी भी गाली देते हैं, उनको लगता है कि एमक्यूएम होगी तो एक मैसेज जाएगा कि 7 पक्के लोग तो मौजूद हैं। बड़ी अहम बातें कर रहे हैं आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। वक्त कम है, आपको जाना भी है वज़ीर आज़म साहब की दोबारा मुलाकात में। सदर अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सदर असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। अगर क्या सदर असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बगैर? नंबर 1। नंबर 2, अगर सदर एतमाद का वोट लेने के सदारती निज़ाम आ तो नहीं गया ना, ले तो नहीं आते जाते जाते ही। यानी कि सदर एडवाइस नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म के एडवाइस के बगैर असेंबली नहीं तोड़ सकते? हाँ, वो तो उनको तो साइन करना है, उनके पास सदर एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और अगर वो कह सकते हैं ना इस पार्लियामेंट्री निज़ाम में, अगर वो कहते हैं तो एमक्यूएम वज़ीर आज़म शहबाज को एतमाद का वोट देगी? क्यों नहीं देगी इस वक्त? अभी तो कौन सी ऐसी गलती हो गई है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया, कौन सी ऐसी नाकामी आ गई इस 1.5 महीने में कि हम ना दें? और मेरा ख्याल है इस वक्त इनको वोट नहीं दिया जाएगा, ये पाकिस्तान को दुरुस्त करने को वोट दिया जाएगा। और ये मौका क्योंकि सबने मिलकर इनको दिया है तो अब ये इनकी जिम्मेदारी है, हम इनके साथ खड़े हैं। ठीक, अब जरा कुछ इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से एमक्यूएम का भी उसूली मौक़िफ़ है कि जी आप इस्लाहात करें, और इस्लाहात के हवाले से डीलिमिटेशन से पहले मरदमशुमारी। कराची की आबादी कितनी है खालिद मकबूल? कराची की आबादी देखिए, एक तो होता है गिनी जाती है, एक इंडिकेटर्स तकरीबन 17-18 इंडिकेटर्स हैं। कराची में गंदम अगर 3.25 करोड़ लोगों के लिए आती हो तो ये क्या फिकती होगी? क्या वहाँ के लोग खाते होंगे ना? है ये कि 2 तरीके से मरदमशुमारी होती है, एक डिफेक्टो है, एक डिजेरो है। कराची की आबादी कहा गया कि कराची के असल लोग हैं 1,60,00,000 और 1 करोड़ लोग बाहर के हैं। तो वो जो 1 करोड़ लोग बाहर के हैं, जो कि जिनकी शनाख्ती कार्ड पर परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, तो उनकी आबादी को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। अब यानी कि एनएफसी अवार्ड से पैसे, अगर कोई केपीके के 30 लाख हैं तो वो केपीके में चले, वो यहाँ रहे। उनको पानी 3.25 करोड़ लोगों के लिए कराची में चाहिए ना हमें, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, उनका घर वहाँ पर है। तो हमने इस दफ़ा कहा कि दुनिया भर में भी ये होता है कि आप वहीं काउंट कर लेते हैं, तो भाई आप यहाँ काउंट करें। कराची में इस वक्त 3.25 करोड़ लोग हैं। 3.25 करोड़ जो मैं बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, तो कराची में 3.25 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 25 लाख बलूचिस्तान के हैं
अब उनका नाम वहां की वोटर लिस्ट में जाएगा। 50 लाख केपीके के हैं, ये वहां के वोटर लिस्ट में चला जाएगा। अब कराची की आबादी 3.25 करोड़ नहीं बन रही है, 2 करोड़ 45 लाख बन रही है। ये डिक्लेयर तो करना चाहिए ना इस तरह, ताकि आपको कराची में सड़कें भी उसी हिसाब से बनानी पड़े, पानी का इंतजाम भी वैसे ही होना चाहिए। अब जो लोग तिजारत करते हैं हुकूमत से लगट के, वो तो 3.25 करोड़ रुपए गंदम लेके आ रहे हैं ना, फ्रूट इतने का ही आ रहा है। सीवरेज में 3.25 करोड़ रुपए का 3.25 करोड़ लोगों का ही कचरा जा रहा है अब सीवरेज का। वो सारे इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं, कब्रिस्तान उसी हिसाब से आबाद हो रहे हैं। तो वसाइल की तकसीम आप किसी भी बड़े आलमी इदारे से पूछ लीजिए, वर्ल्ड बैंक से पूछ लीजिए, वर्ल्ड बैंक जो क्लिक के जरिए वो दे रहा है कराची को इमदाद, वो क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है उसके कागजात में, कितने लिखी है आबादी? 1 करोड़ 60 लाख लिखी हुई। यानी कि पूरे मुल्क की सूरत हाल और खास तौर पे सिंध में कराची की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिंध के शहरी इलाकों को काउंट कर लिया जाए तो सिंध के पूरी सिंध की आबादी का 60% है। आप अभी भी उनको 28-30% दिखाते हैं। अर्बनाइजेशन कहाँ हुई है? सब लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि केपीके से ज्यादा, पेशावर से ज्यादा पठान रहते हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं कि वो जलालाबाद, काबुल से ज्यादा पख्तू वो अफगानी रहते हैं। तो आबादी यहीं की कम होनी है। वो जहां पर नौकरियां वहां लोग आते हैं। अब ठारू शाह की बता दें 600% बढ़ी है, कराची की 90% बढ़ी है। तो कोई कबूल करेगा ये बात? जहां पे नेचुरल बर्थ रेट भी कम नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले। यानी कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं। डिलिमिटेशन, सेंसस और नई वोटर लिस्ट, इसके बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं। क्यों कराएंगे? आपने ये काम नहीं किया हुआ तो जबरदस्ती के इलेक्शन होना है, फ्रेश इलेक्शन होने हैं, तो आप इसके साथ कराएं। नए इलेक्शन होने, अपनी मुद्दत पूरी होकर इलेक्शन होंगे। अब अगर होने हैं, ज्यादा इम्कान इसके हैं। अगर 4 महीने 5 महीने आगे पीछे भी हो रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कायद महबूब यकीन साहब, सरबराह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। खास तौर पे एक्सक्लूसिव हम उनका आज इंटरव्यू कर रहे थे, आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से। इनको वापस जाना है वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, एक बार फिर आपके वक्त का, कीमती वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मुनहरिफ अराकीन से बात करेंगे और लॉयर से बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस का आज का फैसला, इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और मुल्क के मशहूर मारूफ कानूनदान हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, एक तो ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, और 2-3 चीजें, क्या अदम एतमाद का जो आईनी और कानूनी रास्ता है वो आइंदा के लिए हमेशा से बंद हो गया है पाकिस्तान की सियासत में? और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक है, क्या वो रेट्रोस्पेक्ट में होगा, यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद आई है, क्या उस पर इतलाक इसका हो सकता है? और कानूनी एतबार से क्या ये फैसला पंजाब असेंबली के लिए बाइंडिंग होगा? नहीं, देखिए, इसका पहला तो ये आपका 3 सवालात हैं आपके। पहला सवाल ये है कि ये जो इसको हम कैसे देखते हैं। देखिए, 2 किस्म की इंटरप्रिटेशंस आई हैं, 2 किस्म की तशरीहात आई हैं। एक लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है, यानी जो अल्फाज के मुताबिक की जाती है। एक होती है ऑब्जेक्टिव यानी इंटेंशनल इंटरप्रिटेशन। जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने उसकी जो इंटेंशनल इंटरप्रिटेशन की है, यानी आर्टिकल 63A को इंसर्ट करने का जो मकसद था, जो बैकग्राउंड में हिस्ट्री थी, उसको जहन में रखते हुए जो है उसके मुताबिक फैसला किया है। और उसके जो माइनॉरिटी व्यू है वो गालिबन लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है वो है। अब इसका असर जो है इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर, तो क्योंकि वोटिंग नहीं हुई थी, उसके ऊपर वो मुनहरिफ अरकान की वोटिंग नहीं है, उनकी डिफेक्शन जो है वो किसी और बुनियाद पे है। वो जो 20 MNAs हैं उनकी डिफेक्शन जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगी, वो है दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी को ज्वाइन करने की बुनियाद पे। वेराज इन पंजाब में जो 25 MPs हैं उनका वोट कास्ट हो चुका है, सो वो डिफरेंट फुटिंग पे हैं। तो इसका और आज जो आप फैसल साहब आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है वो रेट्रोस्पेक्ट में नहीं जा सकता, यानी कि जो मरकज में अदम एतमाद आई थी वो उससे अफेक्ट नहीं होगी, वो दैट स्टैंड एज इट इज।
اس میں تو غریدہ اس میں تو ووٹنگ نہیں ہوئی, اس میں کسی نے ووٹ نہیں کیا ہے نا, تو ووٹ کاؤنٹ ہونے کا مقصد نہیں ہے. ہاں ڈیفیکٹرز نے یہ ووٹ تو نہیں ڈالا نا, ہوگا جہاں پہ ووٹ کاؤنٹ ڈیفیکٹرز ہوا. نے ووٹ نہیں ڈالا نا, باقی تو ووٹنگ کا پروسیس ہوا تھا 10 اپریل کو. نہیں وہ اس میں کیونکہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین نے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا نا, تو یہی میں آپ سے بات, یہی میں آپ سے, اس کی ریلیونس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریلیونس پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی اعتبار سے یہ کہہ رہی ہے نا کہ جی مرکز کی حکومت بھی ختم ہو گئی, تو میں اس سیاسی اعتبار سے قانونی وضاحت آپ سے مانگ رہا ہوں. سیاسی سوالات کے جواب میں نہیں دیتا ہوں, وہ سیاسی آپ کو وہ سیاسی لوگوں سے پوچھیں آپ. ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی جو قانونی توضیحات ہیں یا وہ فیکٹس میں بتا سکوں, میں اسی پہ, یعنی کہ مرکز پہ نہیں ہوگا, پنجاب اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں مرکز میں جو ہے پریزیڈنٹ صاحب ایک نئی صورتحال میں مرج ہوئی ہے, اس کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں. اگر ووٹ آف کانفیڈنس میں کوئی جو لوگ ہیں وہ ونور ہو جاتے ہیں تھادی, یا وہ ووٹ نہیں دیتے ہیں کیونکہ صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے اکانومی کے لحاظ سے بھی لوگ کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں, یہ کچھ ایسی بات ہے, تو اس کو تو پھر ایک پالیٹکس کے اوپر بنیاد ہوگی. اور اگر ایک ووٹ کی میجورٹی ہے, اگر وہ, اور وہ بڑی, آپ کو پتا ہے بڑی تھن میجورٹی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اب اسپیکنگ فار پنجاب گورنمنٹ میں تو کوئی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو ایسی صورت میں اگر گورنر صاحب جو ہے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں, اور اس میں ایک جو گورنر کا ایج یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنر صاحب جو ہے وہی دن متعین کرتے ہیں کہ فلاں دن آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. اس میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو 186 ممبرس چاہیے. اگر وہ 186 کی میجورٹی نہیں لیں گے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو یہ قانونی پوزیشن ہے, آئینی پوزیشن ہے. تو اس صورتحال میں پھر نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا ظاہر ہے. اور پھر جو کہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت پی ٹی آئی کے بہت سارے 126 کے قریب اراکین جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اس استعفوں کے اوپر بھی دیکھیں پولیٹیکل افیکٹس تو ہوں گے اور قانونی افیکٹس بھی ہوں گے, اس کے وہ ہوں گے. اور اس کے بعد اگر ووٹ آف کانفیڈنس میں کوئی نمبر جو ہے وہ 172 نہیں سکور ہوتا بائی ون ریزن اور انادر, تو وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اس کو پرویل کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسرا پھر یہ بات, ہاں میں کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ, اور میں نے جو دیکھا ہے, ہم سب نے دیکھا ہے, کہ جو پولیٹیکل ٹرموائل جو ہوتے ہیں ان کے افیکٹس پھر کانسٹیٹیوشن پہ, پارلیمنٹ پہ, لیگل پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں پھر چین ایک شروع ہو جاتی ہے, اس سے پرابلمز آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے گا کہ انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انحراف کینسر کی مانند ہے, اور آرٹیکل 63A کا مقصد یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اور جو سیاسی سسٹم ہے اس کو عدم استحکام سے دوچار نہ کیا جائے, تو کیا آپ بھی اس کی انٹرپریٹیشن یہی کریں گے کہ آئندہ کے لیے عدم اعتماد کا جو آئینی, پارلیمانی, جمہوری, قانونی راستہ ہے وہ بند ہو گیا, کیونکہ منحرف اراکین اگر انحراف نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد تو پھر کبھی بھی نہیں آ سکتی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, یعنی کہ آئین میں یا پارلیمان کی جورسڈکشن میں اسٹیپ ان کیا ہے سپریم کورٹ نے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جو راستہ روکا گیا ہے وہ ہے جس کو اب مجھے کہنا پڑے گا, میں ورڈ یوز نہیں کرتا ہوں, لوٹاکریسی کا جو پولیٹیکل اصطلاح ہے. جو منحرف اراکین ہیں کسی بھی پارٹی کے, آئین ان کو توڑ کے عدم اعتماد کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہاں اتحادی چلے جائیں اور عدم اعتماد ہو جائے وہ ایک الاؤڈ ہے, اور اس کو کسی قسم کا بین نہیں لگا ہے. جو سپریم کورٹ نے راستہ روکا ہے وہ روکا ہے اس چیز کا, وہ دھندے کا جو انڈیوسمنٹ. یہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ مثال کے طور پہ فیوچر میں کبھی کوئی میجورٹی گورنمنٹ آ جاتی ہے, مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی, اور اس کی پالیسی سے اس کے اپنے ہی لوگ خوش نہیں ہوتے اور وہ ڈیفیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف ان ڈیفیکٹرز کو ساتھ لے کے عدم اعتماد لانا چاہتی ہے, تو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے عدم اعتماد کا راستہ چاہے میجورٹی گورنمنٹ کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی بند ہو گیا, صرف جو مخلوط حکومتیں ہوں گی ان کے لیے برقرار ہے. اس میں طریقہ کار یہ ہے جو آئین کہتا ہے ہمارا, کہ آپ پہلے اپنی, اور یہ جو وائس یا کینسر کا ورڈ ہے نا, یہ پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا ہے, یہ وکلا محاذ کیس سے اور اس سے پہلے بھی استعمال ہوتا رہا ہے. اور طارق رحیم ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں بھی یہ ورڈز اس طرح سے استعمال کیے گئے, اس کو بڑا ڈیٹیسٹ کیا گیا, یعنی بہت نفرت سے بھی آگے کیٹیگری ہے. عدالتوں نے اس کو ہمیشہ سخت ناپسند کیا ہے اور اس کی ریزنز بیان کی ہیں. لہٰذا یہ مثلا اس میں جو آئیڈیل سچویشن جو وکلا محاذ کیس میں, جو کہ اپوزیشن اس وقت کی پی ڈی ایم بہت استعمال کرتی رہی, اس میں صرف انہوں نے کہا کہ آنریبل وے ہے یہ ہے آرٹیکل 64 کے تحت آپ استعفیٰ دیں, آپ نیا مینڈیٹ لیں, اور اس کے بعد
आप जो हुकूमत है, देखिए आप उसकी मसला उसमें एक थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि आप जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफीन हैं, उन्होंने बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ा है। इमरान खान की टिकट के साथ एक सर्टिफिकेट भी साइन करके दिया कि मैं पार्टी के साथ लॉयल रहूंगा। उनके वोट्स नहीं हैं, तो ये नहीं हो सकता ना कि वोट्स और वर्कर्स और मैंडेट आप इमरान खान के नाम पे लगाएं और नारे भुट्टो की नवाज शरीफ के लगाएं, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप अपने ऑनरेबल तरीका तो यही है ना कि आप जाएं अपने मैंडेट लें और दोबारा आ जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी एडवोकेट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इस केस में बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कानूनी वजाहतें क्या हैं और इसके सियासी इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ डिफेक्टर्स के साथ बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में एक और एस्पेक्ट से, एक और एंगल से डिस्कशन करते हैं। मेरे साथ डिफेक्टर्स मौजूद हैं। मुनहरिफ इनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अदम एतमाद में तो वोट इन्होंने नहीं डाला था, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इसरार है कि ये मुनहरिफ अराकीन हैं, ये दूसरी पार्लिमानी पार्टी में चले गए थे। इन मुनहरिफ अराकीन का मौकिफ है कि हमने मरकज में डिफेक्शन नहीं की, हम अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हुसैन डेहर साहब, MNA हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बासित बुखारी साहब, ये भी MNA हैं। अहमद हुसैन डेहर साहब, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? एक तरफ तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे, क्योंकि आप लोगों का इरादा तो था कि अदम एतमाद में वोट नहीं देना इमरान खान को, यानी कि जो पार्टी पॉलिसी है उससे इन्हिराफ करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि ये कैंसर है और ये गलत है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाना। तो अब आप आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहते हैं अहमद हुसैन डेहर साहब? और कानून साजी करने का कह दिया पार्लियामान को। पहले तो मैं इस फैसले को खुशाइंद कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि 2 साल से मैं पार्टी के अंदर जो पॉलिसीज हैं, करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और लॉलेसनेस के खिलाफ, और जो हमने नारे लगाए थे कि हम इनकलाब ले आएंगे, उसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे मैं 2 साल पहले भी मुझे शो कॉज मिला था। तो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बात करना कभी भी जुर्म नहीं है। इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया, ये प्रूव हो गया है। और हमने वोट कास्ट नहीं किया, दैट इज द फैक्ट। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही एक मुद्दबाना क्वेश्चन है कि पंजाब का जो मामला है वो काफी सीरियस हो चुका है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक MNA MPA वोट कास्ट करने जाता है असेंबली में, और वहां पे कैंडिडेट इमरान खान साहब ने कहा, चेयरमैन पार्टी ने, कि आपने वोट देना है परवेज इलाही साहब को, और परवेज इलाही साहब बाइकआउट कर जाते हैं। जो मेंबर वहां बैठा है उसको वोट जाया कर देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। जब खान साहब ने मना नहीं किया कि आपने दूसरे बंदे को वोट नहीं देना, जो लेटर जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि परवेज इलाही साहब को वोट देना है, और परवेज इलाही साहब मौजूद ही नहीं है वोट लेने के लिए। और फिर अगर मेंबर किसी दूसरे को वोट दे देता है जाया करने की बजाय, क्या वो डिफेक्ट कर जाएगा? दूसरा सवाल ये है कि वो कहते हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया, हम वहां मौजूद नहीं थे। मैं कहता हूं कि 165 जो उनके मेंबर थे उनमें से किसी ने वोट नहीं दिया। अगर उन सब ने वोट नहीं दिया, वो सबके खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं भेजा गया? ये बहुत ही क्वेश्चनेबल बात है। और एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जिस रूलिंग में ये कहा गया है कि अगर पार्टी का जिसको वोट देने के लिए पार्टी कहे और वो बाइकआउट कर जाए, तो मेंबर को जब दूसरे कैंडिडेट को वोट देने से रिटर्न रोका ना जाए तो वो वोट दे दे, तो वो डिफेक्शन में नहीं जाएगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। 78 KPK का जो एक आर्टिकल है उसमें लोकल गवर्नमेंट का, वो सेम ऐसे है जैसे ये 63A है, सेम उसकी वर्डिंग है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है, अच्छा सपोज अगर ये बंदे डिफेक्ट भी कर जाते हैं, सपोज अगर इनको सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन डिफेक्टेड करार देता है, तो दूसरा सवाल ये है कि मेंबर्स हैं, 186 मेंबर चाहिए। पहली सीटिंग में 186 मेंबर किसी के पास नहीं है। उसके बाद एक कानून है कि दूसरी सीटिंग जब होगी असेंबली की, उस असेंबली में एज अ लॉयर मैं ये कह रहा हूं कि जिसके वोट ज्यादा होंगे वो वहां उसका वजीर आला बन जाएगा। अब इनके वोट है 174, उनके हैं 165, वहां भी वजीर आला बन जाएगा। कोई क्योस नहीं है, कोई मसला नहीं है। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कानून के मुताबिक उसका अमल होगा। इलेक्शन कमीशन को देखना है
کہ انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایوری تھنگ از کلیئر, ایوری تھنگ از اسٹریٹ. اور ہماری جہاں تک بات ہے, ہم نے تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا. جب الیکشن کمیشن جو حلف لیتا ہے, جو ہمارے ووٹ الیکشن لڑاتے ہیں, جب اس نے ہمیں ڈکلیئر کر دیا ہے, تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں, پھر وہ بچوں کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کوئی ایسا میڈیا چینل ہے جو یہ کہہ دے, میری آخری بات سن لیں, میڈیا چینل کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ آپ پیسوں کے الزام لگاتے ہیں, خان صاحب کبھی پروف کر دیں. اب میں کہوں کہ خان صاحب جو ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کوکین پیتے ہیں, آپ مجھے کہیں گے آپ کیسے کہتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ مجھ سے تو آپ ثبوت مانگیں گے. کبھی آپ نے ان سے بھی ثبوت مانگا ہے کہ وہ پیسوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیسے کسی نے لیے بھی ہیں؟ پاکستان میں کسی کے اوپر پیسے کا الزام لگانا اتنا آسان ہے, کسی کی عزت سے کھیلنا اتنا آسان ہے. کوئی میڈیا کے کوئی دلیر ایسا نہیں ہے جو ان سے پوچھے, کوئی بیان دے. نہیں ڈھیر صاحب, یہ تمام لوگ سوالات کر رہے ہیں, آپ بھی سوال کر رہے ہیں, میڈیا نے بھی سوال کیے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ لے کے جائیں ضرور. پیسے لیے جانے کا الزام کسی پر بغیر ثبوت کے نہیں لگانا چاہیے. باسط بخاری صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد, اور جو کچھ ٹیکنیکل لیگل پوائنٹس ریز کیے ہیں احمد حسین ڈیہر صاحب نے پنجاب کے حوالے سے, آپ ایگری کرتے ہیں کہ پنجاب میں وہ پوائنٹس جو ہے رکاوٹ کریٹ کر سکتے ہیں حکومت کے گرائے جانے کے خلاف یا حکومت کے ختم ہونے کے خلاف؟ میں غریبہ اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات تو یہ تھی نا کہ اسپیکر پرویز رئیس صاحب کو ووٹ دینا ہے, اور ان کا سٹینڈ بھی یہ کہ پرویز رئیس صاحب کو ووٹ دینا ہے. اب یہ دیکھیں, میں 2.5-3 سال سے خان صاحب سے نہیں مل رہا تھا. میرے ان سے اختلافات تھے چند معاملات پہ, جو انہوں نے میرا پوزیشن یہ ہے کہ میں آزاد بن کے ان کے ساتھ شامل ہوا تھا. میں نے ان کے نیریٹو کے خلاف الیکشن لڑا تھا, میں نے ان کے پارٹی پالیسی کے خلاف الیکشن لڑا. میں الحمدللہ ایم این اے بنا تھا. مگر جو کمٹمنٹس میرے ساتھ خان صاحب نے کی تھیں, مطلب کہ یہ کمٹمنٹس میں آپ کے ساتھ پورا کروں گا اور مجھے ووٹ دیں. کبھی کوئی خان صاحب سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے جو مجھے ایک آزاد بندے کو دھوکہ دے کے اسے ووٹ لیا ہے, اس پہ کیا کرے گی فیصلہ سپریم کورٹ؟ بلکہ میں تو یہ بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ ایک ریٹ دائر کروں کہ میرے ساتھ خان صاحب نے دھوکہ دیا ہے, دھوکے سے میرے ساتھ ووٹ لیا ہے, اور میں یہ بات آن اوتھ کہوں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ. ظاہری بات ہے, ملک کا سب سے بڑا ادارہ عدلیہ ہے, اور عدلیہ کا فیصلہ سر ہمیں ہر فیصلہ قبول ہے. مگر ایک چیز تو بتائیں کہ میں اگر خان صاحب کے نیریٹو کے خلاف الیکشن لڑ کے آیا ہوں, اور پھر انہوں نے مجھے جو میرے سے وعدے کیے مجھے دھوکہ دہی کر کے ووٹ مل گئے, پھر میں 3 سال ناراض ہوں. میں 3 سال سے کسی میٹنگ میں بھی نہیں آ رہا, تب ان کو میری پرواہ نہیں ہوئی. ان کو میرے اوپر پیسے لگانے کے چارجز, ان کو میرے اوپر میری تدلیل کرنے کے چارجز, ان کے جو وزراء رہ گئے سابق وزراء, ان کو شرم نہیں آتی. جس گھچا لیول کے یہ لوگ ہیں جو اپنی خاندانیت دکھاتے ہیں, جس بد کرداری سے یہ ہمارا نام لیتے ہیں, وہ تو اپنی ذات دکھاتے ہیں, اپنا خاندانی پن دکھاتے ہیں. ٹھیک مجھ سے بھی پوچھے گا, میں سوچ رہا ہوں کہ جی میں سپریم کورٹ میں یہ کریکٹ کروں, اور میں سپریم کورٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. میں کہوں گا کہ یہ جو میرے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی, یہ کمٹمنٹ میرے خان صاحب پوری نہیں کی. کم از کم میرا تو مجھے تو آزاد چھوڑا جائے نا جی. ٹھیک, فیئر پوائنٹ. یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو کہ باسط بخاری صاحب آپ نے اور احمد حسین ڈیہر صاحب آپ نے اٹھائے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جو آئے گا اس میں باسط صاحب جو آزاد اراکین ہیں ان کے انحراف کے حوالے سے جواب مل جائے گا, اور الیکشن کمیشن کے کل کے فیصلے سے ڈیہر صاحب کے سوالات کا جواب بھی مل جائے گا. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.